लेकिन आज की इस बेहद खास चर्चा में हम इन सारी उलझनों को सुलझाने वाले हैं। बिना किसी मुश्किल वित्तीय शब्दावली के हम बाजार के उन बुनियादी पहलुओं को समझेंगे जो असल में संपत्ति बनाते हैं। इस विश्लेषण के अंत तक बाजार की कार्यप्रणाली उन टॉप 2% लोगों की तरह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी जो वाकई इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 21%। सुनने में शायद ये बहुत बड़ा आंकड़ा ना लगे, लेकिन इसमें एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की ताकत है। वॉरेन बफेट ने महज 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया था और समय के साथ लगातार 21% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न ने उनके निवेश को इतना विशाल बना दिया कि आज उनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन यानी लगभग 7,40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, संपत्ति का कंपाउंडिंग। दूसरा, शेयर बाजार क्यों मौजूद हैं। तीसरा, डिविडेंड और डीमैट अकाउंट। चौथा, स्टॉक स्प्लिट को समझना। पांचवा, मार्केट कैप बनाम कीमत। और छठा, कंपनियों का वर्गीकरण और हमारे अगले कदम। नंबर 1, संपत्ति का कंपाउंडिंग, वॉरेन बफेट की कहानी। देखिए, शुरुआत हमेशा बहुत बड़ी होनी जरूरी नहीं है। वॉरेन बफेट ने बचपन में अखबार बांटने और बार्बर की दुकानों पर वजन नापने वाली मशीनें लगाने जैसे बिल्कुल छोटे छोटे कामों से शुरुआत की थी। वहां से जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए उन्हें निवेश किया और उसी छोटी सी शुरुआत ने कंपाउंडिंग की ताकत से मिलकर $100 बिलियन का रूप ले लिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम भी आगे चलकर चमत्कार कर सकते हैं। नंबर 2, शेयर बाजार क्यों मौजूद हैं। विस्तार का इंजन। आखिर शेयर बाजार की जरूरत ही क्या है। इतिहास पर नजर डालें तो 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी को अपनी कंपनी विप्रो को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने शेयर बाजार का रुख किया। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने भी रिलायंस को बड़ा बनाने के लिए आम जनता से पैसा जुटाया। इसमें दोनों का फायदा है। कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिल गया और आम लोगों को उन बढ़ती हुई कंपनियों का हिस्सेदार बनने का एक शानदार मौका। जब कंपनियों ने करोड़ों का मुनाफा कमाया तो उसका सीधा फायदा आम निवेशकों को भी मिला। नंबर 3, डिविडेंड और डीमैट अकाउंट, निवेश की प्रणाली। अब कागजी शेयरों का जमाना तो कब का जा चुका है, उसकी जगह डीमैट अकाउंट्स ने ले ली है, जिससे निवेश करना बेहद आसान हो गया है। जब हम कंपनियों में निवेश करते हैं तो मुनाफे के कई रूप होते हैं। इनमें से एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है डिविडेंड। जब कोई कंपनी शानदार मुनाफा कमाती है तो वो उसका एक हिस्सा निवेशकों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकती है। उदाहरण के लिए विप्रो ने 2019-2020 में अपने निवेशकों को कुल 571 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटा था। एक तरह से ये कंपनियों का अपने निवेशकों को थैंक यू कहने का तरीका है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां तो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं, लेकिन डीमार्ट जैसी कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं बांटती। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट ये तय करता है कि मुनाफे का सारा पैसा वापस कंपनी के विस्तार में ही लगा दिया जाए ताकि कंपनी और तेजी से बड़ी हो सके। बाजार में ये दोनों ही रणनीतियां बिल्कुल सही मानी जाती हैं। नंबर 4, स्टॉक स्प्लिट को समझना, शेयरों को सुलभ बनाना। अब सोचिए, क्या हो अगर किसी बहुत ही सफल कंपनी के शेयर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि एक आम इंसान उसे खरीद ही ना पाए। यहीं पर काम आता है स्टॉक स्प्लिट। आयशर मोटर्स का ये उदाहरण इस गणित को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। स्प्लिट से पहले उनके एक शेयर की कीमत 22,190 रुपए तक पहुंच गई थी। फिर उन्होंने 1:10 के अनुपात में शेयरों को स्प्लिट किया। नतीजा, एक शेयर की कीमत घटकर 2,219 रुपए हो गई और जिसके पास एक शेयर था उसके पास 10 शेयर हो गए। कुल वैल्यू बिल्कुल वही रही, बस शेयर अब आम निवेशकों के बजट में आ गया। पर मजा देखिए, बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कभी अपने शेयर्स स्प्लिट नहीं करती। आयशर ने जहां स्प्लिट करके कीमत कम की, वहीं एमआरएफ लिमिटेड ने आज तक ऐसा नहीं किया और इसीलिए आज उनका एक शेयर लगभग 82,000 रुपए का है। और अगर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की बात करें तो वो तो एक अलग ही स्तर पर है। आज उनका महज एक शेयर लगभग 2.25 करोड़ रुपए का है। नंबर 5, मार्केट कैप बनाम कीमत, सबसे बड़े मिथक को तोड़ना। तो सबसे अहम बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो है फाइनेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मिथक। हम सब अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी शेयर की कीमत ज्यादा है तो वो कंपनी भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही है। किसी भी कंपनी के वास्तविक आकार को मापने का इकलौता सही तरीका है मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप। ये कैसे निकलता है? बस शेयर की कीमत को बाजार में मौजूद कुल शेयरों की संख्या से गुणा कर दीजिए।
इस तुलना को देखने के बाद सारा भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 82,000 रुपये है, जबकि रिलायंस के एक शेयर की कीमत महज 2,000 रुपये के आसपास। लेकिन जब हम शेयरों की कुल संख्या देखते हैं तो रिलायंस के पास इतने ज्यादा शेयर है कि उसका कुल मार्केट कैप एमआरएफ से 37 गुना बड़ा है। इसलिए महज शेयर की कीमत देखकर कभी भी कंपनी के आकार का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और यही नियम पूरे दुनिया के बाजारों पर लागू होता है। बर्कशायर हैथवे का एक शेयर $3,95,000 का है और एप्पल का शेयर मात्र $125 का। कीमत में जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन जब हम कुल शेयरों से गुणा करते हैं तो एप्पल का कुल आकार बर्कशायर हैथवे से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा निकलता है। नंबर 6, कंपनियों का वर्गीकरण और अगले कदम, बाजार को पढ़ना। बाजार के विश्लेषक इसी मार्केट कैप का इस्तेमाल करके कंपनियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में रखा जाता है। पहली हैं लार्ज कैप कंपनियां, जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। ये बेहद मजबूत होती हैं और आर्थिक मंदी को आसानी से झेल सकती हैं। दूसरी है मिड कैप, जिनका आकार 20,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच होता है। इनमें विकास की रफ्तार अच्छी होती है। और तीसरी हैं स्मॉल कैप, जिनका आकार 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है। चलिए इसे कुछ जाने पहचाने नामों से जोड़कर देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में सुनाई देने वाले नाम जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस और एचडीएफसी, ये सब लार्ज कैप का हिस्सा हैं। वहीं एमआरएफ और टाटा पावर जैसी कंपनियां मिड कैप श्रेणी में आती हैं। इस तरह का वर्गीकरण ये समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास के जाने माने ब्रांड्स बाजार के किस हिस्से में खड़े हैं। खैर, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगली चर्चा में हम और भी दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे दशकों पहले विप्रो या इन्फोसिस में लगाए गए सिर्फ 10,000 रुपए आज सैकड़ों करोड़ में बदल चुके हैं। बोनस शेयरों का गणित समझेंगे और सबसे मजेदार बात ये भी देखेंगे कि शेयर बाजार में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए महज 10% सटीकता भी काफी हो सकती है। अब समय है एक छोटे से टास्क का। आज हमने जो मार्केट कैप का फॉर्मूला समझा है, उसे आजमाने का वक्त आ गया है। 3 कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी इन्फोटेक और बंधन बैंक। इनका मार्केट कैप खोजना है और ये पता लगाना है कि ये लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में से किस श्रेणी में आती हैं। इनके जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये देखना वाकई बहुत मजेदार होगा कि आज की इस चर्चा से हमने कितना कुछ नया सीखा है। इस विश्लेषण में हमने जितने भी आंकड़े और वर्गीकरण समझे हैं, वे वित्तीय साक्षरता के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें